और हमारे खास कार्यक्रम कोरोना को हल्के में ना लें, क्योंकि लगातार कोरोना के मामले देश में बढ़ रहे हैं और पिछले 24 घंटे में 1,17,000 से ज्यादा केस सामने आए, जबकि 302 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं एक्टिव केसों की संख्या 3,71,000 के पार हो चुकी है। वहीं ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है और 3,000 के पार पहुंच चुकी है। हालांकि बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार सख्त है, पाबंदियां भी बढ़ा दी गई हैं, लेकिन नागरिक होने के नाते कुछ कर्तव्य हमारे भी बनते हैं। हमें कोरोना से बचने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हेल्थ एक्सपर्ट। तो बने रहिए हमारे साथ। कोरोना पर जैसे जैसे स्टडी हो रही है, कोरोना वेरिएंट उतना ही घातक नजर आ रहा है। पहले कोरोना डेल्टा और डेल्टा प्लस के बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट ने सबकी चिंताएं बढ़ा दी हैं। आप सोचते होंगे कि घर के काम भी हैं और ऊपर से कोरोना की सख्ती और मास्क से हो रही उलझनें आपको परेशान जरूर करती होंगी। लेकिन फिलहाल तो कोरोना का यही उपचार है। आप नाक से ऊपर मास्क पहनेंगे तो ही कोरोना से बच पाएंगे। बाजार या बाहर से घर में प्रवेश करेंगे तो आपको हाथ धोने ही पड़ेंगे। इन्हें आपको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना ही पड़ेगा, तभी आप कोरोना से बच पाएंगे। हमारे साथ आपके सवालों का जवाब देने के लिए सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर अमिताभ गुप्ता हैं। तो अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ और आपके मन में जो भी सवाल हैं वो आप पूछ सकते हैं। और हमारे साथ डॉक्टर अमिताभ गुप्ता भी जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। नमस्कार जी और बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार देश में बढ़ते जा रहे हैं और अब जो 24 घंटे के आंकड़े आए हैं उसमें 1 लाख से ज्यादा मामले देश में दर्ज किए गए। इससे पहले 90,000 थे, उससे पहले 55,000 सामने आए थे। जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, आप कितना खतरनाक मानते हैं इन पूरे हालातों को? पहले तो ये जान लीजिए कि ये जो नई वेव शुरू हुई है, ये कोरोना की जो वेव है, ये अपने आप में इतनी घातक नहीं है जिस तरह से कि डेल्टा की वेव थी। और ये एक अच्छी बात भी है और एक तरीके से चिंता का विषय भी। अच्छी बात इसलिए कि इसमें जो संक्रमित लोग हैं उनको जो लक्षण आ रहे हैं वो इतने भीषण लक्षण नहीं है। पर उसी के साथ साथ ये भी जरूरी है कि हम अपने आप को इस संक्रमण से बचाए रखें, एक दूसरे को संक्रमित ना करें। और अपनी जो हमें 3 चीजें खास तौर पे ध्यान देनी है वो ये है कि मास्क पहने, और वो मास्क आपका प्रॉपर मास्क हो, आपका मुंह और आपकी नाक ढकी रहे। साथ ही दूरी बनाए रखें, कम से कम 6 फुट की दूरी रहे तो अच्छा है। साथ ही साथ हम ये ध्यान दें कि अपने हाथों को सैनिटाइज या बीच बीच में धोते रहें। और जब तक जरूरत ना हो अपने घर से ना निकलें और जितना जरूरी काम हो उसी काम के लिए सिर्फ बाहर आएं। डॉक्टर अमिताभ, जिस तरह से आप ये तमाम जानकारियां दे रहे हैं, ओमिक्रॉन को लेकर कई तरह की बातें अभी भी सामने आ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो डेल्टा के मुकाबले कम घातक है, सीवियरिटी कम हो रही है। लेकिन कल ही WHO के चीफ का एक बयान सामने आया है और उन्होंने भी चेतावनी जारी की है इस विषय को लेकर, जिस तरह से ओमिक्रॉन से संक्रमित होने वाले मरीजों की भी जान जा रही है दुनिया भर में। ऐसे में जब यह कहा जाता है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट उतना घातक नहीं है, तो क्या इससे लोगों में कुछ लापरवाही के संकेत नहीं पहुंचते होंगे? देखिए, दोनों ही बातें हैं। अगर आप देखें जितना खतरनाक पहली वेव में कोरोना वायरस का बताया गया था जी, उसके मुकाबले दूसरी वेव थी वो कहीं घातक थी। हालांकि ये इंडिया में था, बाहर तो पहली वेव में भी काफी लोगों की इस वजह से मौत हुई है। हाँ, ये बात जरूर है कि हमें अपनी सावधानी नहीं छोड़नी चाहिए। और ये बोलना कि ये ओमिक्रॉन जो नया इसका वेरिएंट आया है कोरोना वायरस का, ये कम घातक है, वो कुछ हद तक सही है। लेकिन जो व्यक्ति खास तौर पे जो बुजुर्ग हैं, जिनको डायबिटीज है, जिसको अन्य बीमारी जैसे किडनी फेलियर, रीनल फेलियर है, या जिगर की बीमारी लिवर फेलियर है, या जो इम्यूनो डेफिशिएंसी जिनकी अपनी लड़ने की क्षमता कम है, ऐसे व्यक्तियों में ये ज्यादा परेशानी उत्पन्न करती है। डॉक्टर अमिताभ, जिस तरह से आप ये जानकारी दे रहे हैं, साथ उनको गंभीर रूप से बीमार भी कर सकती है। जी, जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं और जो बीमार हैं पहले से, उन्हें किस तरह से ख्याल रखना चाहिए कोरोना की इस तीसरी लहर में? देखिए, खास तौर में बच्चों को तो आप देख ही रहे हैं, पहली तो टीकाकरण उनका नहीं हो पाया है।
जी और अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री जी ने 15 से 18 वर्ष का जो आयु वर्ग है उनको टीकाकरण के लिए जारी किया था कि वो टीका अपना ले सकते हैं, और शुरुआत भी बहुत अच्छी हुई है। जी लेकिन इसके बावजूद सारे बच्चों को अभी ये टीका या टीकाकरण नहीं हो पाया है। इसलिए जरूरी है कि बच्चों को कुछ हद तक हम इससे बचा के रखें, पर साथ ही साथ ये जानना भी जरूरी है कि बच्चों के अंदर इम्यूनिटी या लड़ने की क्षमता हमसे कहीं अधिक है, और ये हम फर्स्ट और सेकंड वेव में देख चुके हैं, जिसमें कि संक्रमित वाले जो व्यक्ति थे या तो उनकी आयु 60 से ऊपर थी, जो कि फर्स्ट वेव में देखा गया था। सेकंड वेव में भी जिनकी आयु 30 या 25 से ऊपर थी उनमें ज्यादा देखा जी गया था। बच्चों में संक्रमण अगर हुआ भी है तो इनको गंभीर रूप से इस बीमारी से असर नहीं हुआ है। जी तो ये एक अच्छी बात भी है, और साथ ही साथ क्योंकि ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है ये बहुत तेजी से फैलता है, पर इसकी जो क्षमता है इन्फेक्शन की वो कम है। तो इससे फायदा ये है कि एक नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करेगा, और जो वैक्सीन बच्चों के लिए नहीं बन पाई, जो हम उनको वैक्सीन नहीं लगा पाए, वो एक तरीके से उनको हम इम्यूनिटी दे पाएंगे जी वैक्सीन की। डॉक्टर साहब, हमारे पहले जो दर्शक बुजुर्ग गुरुग्राम लोग से हैं, राहुल जुड़ गए हैं। राहुल, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। क्या सवाल है आपका डॉक्टर साहब से? सर नमस्कार। सर मेरा सवाल ये है कि अब जैसे कि नमस्कार कोरोना जी। दोबारा से बढ़ रहा है, काफी तेजी से बढ़ रहा है कोरोना, और ओमिक्रॉन भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो इसमें मेरे को ये पता लगा ना, ओमिक्रॉन के साथ जो दूसरे केस कोरोना के जो सामने आ रहे हैं वो वेरिएंट कौन सा है? क्या वो डेल्टा वेरिएंट है, या डेल्टा से पहले जो स्टार्टिंग में जो देश में जो वेरिएंट आया था, या वो है, या मतलब कि कोरोना के जो केस बढ़ रहे हैं वो किस वेरिएंट की वजह से बढ़ रहे हैं? देखिए, फिलहाल तो कोरोना के जो भी केस बढ़ रहे हैं, जो सामने आ रहे हैं, वो प्रीडोमिनेटली ओमिक्रॉन वेरिएंट से बढ़ रहे हैं। और इससे पहले जो सेकेंड वेव आई थी वो डेल्टा वेरिएंट था। डेल्टा वेरिएंट को ये रिप्लेस कर रहा है। तो अब जो अधिकतम केस आएंगे या मेजॉरिटी केस जो होंगे, संक्रमित होंगे, वो इस ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण ही हैं। तो ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है, ये ओमिक्रॉन ये रिप्लेस कर रहा है डेल्टा वेरिएंट जी को। और इसकी इन्फेक्टिविटी डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले भी कहीं ज्यादा है। तो अगर आपने देखा हो कि पिछले 3 दिनों में जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो डबल ट्रिपल बहुत जल्दी हो रहे हैं, या बहुत जल्दी ही डबलिंग टाइम इसका आ रहा है सामने। इसके मुकाबले नंबर ऑफ केसेस जो एडमिटेड हैं अस्पतालों में, और जो इस बीमारी के कारण जो जिन लोगों में ये घातक हुई है या जिनकी मृत्यु हुई है, उनकी संख्या अभी भी कम है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी सावधानियां छोड़ दें। जी दूसरा ये भी जरूरी है समझना कि जो हेल्थ सिस्टम है उसमें नंबर ऑफ पेशेंट्स या जो लोग संक्रमित होंगे वो बढ़ जाएंगे। तो ये एक तरीके से अभी हम उस जो चोटी की तरफ चढ़ाई है उस पर अभी चढ़ रहे हैं। तो बहुत जरूरी है कि सावधानियां बढ़ती जाएं, और इसको एक आप ये समझ के चलें कि ये भी अपने आप में खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि हम चोटी की चढ़ाई की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या समझें कि जो कोरोना की तीसरी लहर है उसका पीक कहां तक पहुंच सकता है और कब तक पहुंच सकता है? देखिए, ये लॉजिस्टिकली कहना मुश्किल है, बट अगर आप मोटे तौर पे देखें तो जो साइंटिस्ट हैं और जो स्टैटिस्टिशियन जो इसका अनुमान लगाते हैं, उन्होंने ये आंकड़े दिए हैं कि जनवरी के एंड तक या मिड फरवरी तक हम अपनी पीक छू लेंगे। लेकिन ये सारी चीजें संभावनाएं हैं। जी ये कितना इफेक्ट करेगा उसके बारे में, और कितनी तीव्रता से इफेक्ट करेगा, ये सारी जानकारी दे पाना अभी मेरे ख्याल से बहुत जल्दी है कह पाना। हो जी सकता है अगले हफ्ते 10 दिन में आपको और थोड़ी सी तस्वीर पूरी साफ हो कि कितनी तेजी से ये चीज फैल रही है। ऑलरेडी आप देख ही रहे हैं कि दिल्ली में लॉकडाउन लग गया है वीकेंड पे, और ये प्रिवेंटिव लॉकडाउन है ताकि इसका संक्रमण जो है वो थोड़ा रोक सकें या कम कर सकें। तो यानी अभी बहुत जल्दी है, बट अनुमान के जी तौर पे जनवरी के एंड या मिड फरवरी तक कहने के तौर पे पीक आ सकती जी है। यानी डॉक्टर साहब, समझा ये जाए जो आने वाले 2 से 3 हफ्ते हैं वो बहुत ही ज्यादा गंभीर हैं तमाम देश के लोगों के लिए, ताकि सबसे ज्यादा सावधानी बरती जाए। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और खास तौर पे अगर आप देखें तो जो हेल्थ केयर या फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इनमें ये संक्रमण बहुत तेजी से फैला है। और इस समय अनुमान के तौर पे 350 से करीब 450 डॉक्टर, नर्सेज वगैरह इससे संक्रमित हो चुके हैं दिल्ली में ही।
जी। और ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हम लोग मरीज ज्यादा देखते हैं, हम मरीज के कांटेक्ट में भी आते हैं। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो मरीजों के अंदर अभी भी वो सावधानी बरतने वाली स्थिति इतनी नहीं है। जी। तो कई बार हमें उन्हें समझाना पड़ता है कि आप मास्क अपने नाक के ऊपर रखें, अपनी लिए भी सावधानी रखें और दूसरे के लिए भी सावधानी बरतें। इसी से जुड़ा सवाल ये भी फिर यहां पर बनता है डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मरीजों में या फिर लोगों में जागरूकता उतनी अभी नहीं है, क्योंकि 2 साल से कोरोना को देख रहे हैं, लेकिन जो तीसरी लहर आई है उसमें उतनी तरह की पहले जैसी जागरूकता नहीं दिख रही। क्या आपको लगता है कि जो पाबंदियां सरकारों की ओर से लगाई जा रही हैं, दिल्ली में नाइट कर्फ्यू है, वीकेंड कर्फ्यू भी लागू होने वाला है इस हफ्ते से, क्या आपको लगता है कि सख्ती इतनी काफी रहेंगी या फिर आने वाले दिनों में पाबंदियां जो है वो बढ़ाई भी जा सकती हैं? देखिए, मोटे तौर पे मैं ये नहीं कह रहा कि जागरूकता नहीं है। आम नागरिक को ये तो पता है कि मास्क पहनना अनिवार्य है, और उन्हें ये भी पता है कि अगर मास्क ठीक तरीके से पहना जाए तो वो संक्रमित होने से बच भी जी। सकते हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि उनके अंदर जागरूकता नहीं है, जागरूकता है, पर वो कहीं ना कहीं असावधानी बरतते हैं। तो इस चीज को दूर करना भी जी। जरूरी है कि हम उन्हें सचेत रखें कि ये सावधानी अभी भी उन्हें बरतनी है। बिल्कुल, जहां तक आप सावधानी बात कर रहे हैं बरतना भी सरकार बहुत ही की, जरूरी है, सरकार क्योंकि सरकार कोरोना जिस तरह से बढ़ रहा है डॉक्टर साहब वो बहुत ही ज्यादा घातक है। और हमारे साथ हमारे अगले दर्शक झज्जर से सुनील जुड़ गए हैं। सुनील, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी जी, सुनील जी सुनील, बताइए। पूछिए क्या सवाल है आपका? सर जी, ओमिक्रोन के कोरोना के लक्षण क्या है? देखिए, ओमिक्रोन जिस के तरह क्या आपको लक्षण? पहले भी लक्षण आए हैं, अधिकतर ओमिक्रॉन या कोई भी इसका जो वेरिएंट है कोरोना का, सबसे पहले जैसे जुकाम, खांसी, गला खराब या बुखार या बदन टूटना, ये इसके आम लक्षण हैं। जी। और इन्हीं लक्षणों को देखते हुए ही आपको टेस्ट के लिए भेजा जाता है, और उसी हिसाब से टेस्ट में जब रिपोर्ट आती है तो ये कंफर्मेशन होता है। उसके बावजूद भी जो अगर आप पूछें कि बाकी और क्या लक्षण हो सकते हैं, तो इसके लक्षण कई सारे हैं जो कि संक्रमित व्यक्तियों में देखने को मिलते हैं, जैसे कि मानसिक तनाव या सिर दर्द या बेचैनी होना या नसों पे असर पड़ना, साथ ही साथ भूख ना लगना या पेट खराब होना, ये सारे इसके लक्षण संभावित हो जी। सकते हैं। पर मुख्य लक्षण जितने भी हैं वो जुकाम और खांसी को लेके ही ज्यादा हैं, साथ ही साथ बदन टूटना, बदन दर्द और जिस तरह बुखार आना, ये इसके आम लक्षण हैं। डॉक्टर साहब, यहां पर यह सवाल भी बनता है कि जिस तरह से आप लक्षणों की बात कर रहे हैं, सर्दी जुकाम होना, लेकिन डेल्टा वेरिएंट के जब हम उस वक्त दौर में थे तब देखा यह गया था कि 3 से 4 दिनों तक जब बुखार रहा करता था तो सलाह यही दी जाती थी कि अपना टेस्ट कराएं। अगर हम बात करें मौजूदा लहर की, तीसरी लहर की, तो इस वक्त में कब आपको कोरोना टेस्ट करा लेना चाहिए? किन लक्षणों को देखते हुए कोरोना जांच करा लेनी चाहिए? देखिए, स्वाभाविक तौर पे अभी भी ये कहा जा रहा है कि अगर आप अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर सकते हैं, तो जब तक आपकी तबीयत ज्यादा खराब ना हो तो आप इस टेस्ट को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ दूसरे लोग आपसे कांटेक्ट में आके संक्रमित ना हो, खास तौर पे आपके परिवार वाले या आप जहां पे काम करते हैं वर्क प्लेस पे, तो उनके बेनिफिट के लिए अगर आप अपना टेस्ट करा लें, अगर मान लीजिए 1 या 2 दिन आपको ये सिम्टम्स रहें और आपको अंदेशा है कि आपको किसी व्यक्ति से संक्रमित या ये संक्रमण हुआ है रोग का, तो टेस्ट पहले कराने में कोई हानि नहीं है। उसमें आप अपने आप को भी बचा सकते हैं और दूसरों को फैलने से, इस संक्रमण से बचा सकते हैं। बिल्कुल, कोरोना से बचने के लिए नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, इस बीच हम लोगों ने जो बड़ी कामयाबी हासिल की है वो ये भी है, देश में 150 करोड़ से ज्यादा डोज दी जा चुकी हैं लोगों को। अगर बात की जाए जिस तरह से वैक्सीनेशन का दायरा धीरे धीरे बढ़ रहा है, बहुत तेजी के साथ बीते कुछ दिनों में देखा गया बढ़ते हुए, वैक्सीनेशन जिस गति से बढ़ रहा है उससे कितना फायदा हमें मिलेगा कोरोना के खिलाफ अगर जंग में देखा जाए तो? देखिए, अगर आप देखें तो जब हमारी सबसे खराब जो स्थिति रही है वो सेकेंड वेव, डेल्टा वेव के कारण रही है, और इसमें भी जो व्यक्ति जिन्होंने वैक्सीनेशन लिया हुआ था उनमें ये संक्रमण हुआ तो था, लेकिन वो इतनी खराब स्थिति में नहीं पहुंचे थे। तो वैक्सीनेशन का फायदा हम लोगों को मिला है, और जितने विशाल तौर पे हमारे देश में ये वैक्सीनेशन किया गया है, उससे इस वेव में भी हमें फायदा मिलेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि जिनको वैक्सीन मिला है उसका मतलब ये नहीं है कि आप संक्रमित नहीं होंगे। आप संक्रमित हो सकते हैं, लेकिन आपके जो लक्षण हैं वो इतने घातक नहीं होंगे,
और हो सकता है आपको हल्का जुकाम, दर्द या बुखार आके, जो कि आपको जिसे कहते हैं सादी क्रोसिन की टैबलेट से ठीक हो जाए और आराम मिल जाए, जी। तो आपको शायद एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी कुछ लोग इनमें ऐसे भी होंगे जिनको इस संक्रमण के बाद एडमिशन की भी जरूरत पड़ेगी और इलाज की जरूरत भी पड़ेगी, और उनमें से शायद बहुत ही कम, हो सकता है 3 या 2% के आसपास से भी कम की बहुत ही नाजुक हालत हो जाए। तो वैक्सीनेशन का फायदा सभी को मिलेगा। बिल्कुल, वैक्सीनेशन का फायदा मिलेगा सभी को, लेकिन डॉक्टर साहब मैं जानना ही चाहता हूं कि किस तरह के लोगों में, किस तरह के मरीजों में जो तीसरी लहर में जो संक्रमित हो रहे हैं उनमें सिवियरिटी देखी जा रही है। कौन से वर्ग के लोग हैं, क्या उनको वैक्सीन लगी है उन्हें कम असर पड़ रहा है, जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी है उन्हें ज्यादा असर पड़ रहा है? इसको लेकर मैं चाहूंगा कि आप और जानकारी दें। देखिए, जहां तक मैंने आपको पहले भी बताया कि जिनको वैक्सीन लगा है वो संक्रमित तो हो रहे हैं, लेकिन उनको जैसे जो रूटीन, हमें जैसे कहते हैं वायरल फीवर या फ्लू लाइक सिम्टम्स, जिसमें खांसी, जुकाम, नजला और सर दर्द, बदन दर्द या बुखार आना, ये साधारण से सिम्टम्स आ रहे हैं। और जिन लोगों को ये बहुत ही ज्यादा प्रभावित कर रहा है वो या तो जिसे हम कहते हैं कि 60 से ऊपर जिनको कोमॉर्बिडिटीज बहुत ज्यादा हैं, जी। जिनके ऑलरेडी जो और मेडिकल बीमारियों से संक्रमित हैं, तो उनमें ये परेशानी देखने को मिल रही है। हालांकि वैक्सीनेशन मैक्सिमम पॉपुलेशन में या मैक्सिमम इस वर्ग में मिल चुका है, पर इनमें भी कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने पर्सनल रीजन के कारण शायद वैक्सीनेशन नहीं लिया है। तो अभी ये आंकड़े सामने नहीं आए हैं जी। कि जिनको वैक्सीनेशन नहीं लगा है और जिनको वैक्सीनेशन लगा है उनकी कितने हमारे परसेंटेज जो कहते हैं सिवियरिटी की तरफ जा रहे हैं, जी। या जिनमें ये ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि जिन लोगों का अपना लड़ने की क्षमता किसी बीमारी की वजह से, खासतौर पर डायबिटीज हो गई, किडनी फेलियर हो गया, या फिर किसी प्रकार की जैसे हम कहते हैं लुकीमियाज हैं, इसमें उनको संक्रमित होने के बाद ज्यादा बीमार या ज्यादा सीरियस होने की हालत होने की संभावना ज्यादा है। तो वहीं ये भी कहना जरूरी है कि जिन लोगों को वैक्सीन लगी है उनको भी ये संक्रमण हो रहा है और उनको भी ये असर कर रहा है, पर उतने घातक तरीके से नहीं जो हम सेकेंड वेव के टाइम पे देख रहे थे, खासतौर पे जिसमें छाती में निमोनिया बन जाता था, उनको ऑक्सीजन की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ जी। जाती थी, और ऑक्सीजन के ना होने के कारण वो ज्यादा प्रभावित हो रहे थे। तो उम्मीद ये है कि इस समय ऑक्सीजन जो कमी हमने महसूस की थी दूसरे वेव में, वो हमें इस वेव में शायद ना देखनी पड़े। जी। लेकिन फिर भी सावधान रहिए, सचेत रहिए और अपने सारी सावधानियां बरतते रहिए। डॉक्टर साहब, अब से कुछ 2-1 दिनों बाद अब देश में बूस्टर डोज भी दिया जाना शुरू किया जाएगा। स्वास्थ्य कर्मचारियों को भी दी जाएगी और बुजुर्गों को भी दिया जाएगा। ऐसे में कितना कारगर होगा बूस्टर डोज इस कोरोना की जंग में, इसको लेकर भी आप जानकारी दें। देखिए, ये बात तो सभी को पता है कि वैक्सीनेशन एक लिमिट के बाद, खास तौर में फ्लू की जो वैक्सीनेशन होती है वो हर साल एक नई लगती है। जी। इसी तरह कोरोना का भी वेरिएंट चेंज होते रहते हैं और हमारा जो कहते हैं इम्यून सिस्टम है उसको भी हमें बार बार चैलेंज करना पड़ता है कि ये पर्टिकुलर इन्फेक्शन की जो आपकी इम्यूनिटी होती है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम या समय के अनुसार थोड़ी कम हो जाती है। उसको चैलेंज करने के लिए या तो आप रिपीट वैक्सीनेशन ले सकते हैं, और या फिर जैसे अगर आपको संक्रमित हो जाए दोबारा इन्फेक्शन से तो उससे आपकी इम्यूनिटी फिर से बिल्डअप हो जाती है। तो इसमें काफी कारगर सिद्ध होने वाली है। पर जैसा मैंने कहा कि ये थोड़ा जो बूस्टर डोज है ये थोड़ी जल्दी मुहैया और करानी चाहिए। जी। हालांकि अब हमें शुरू होने वाली है 10 तारीख से, और ये एक अच्छी बात है कि फ्रंटलाइन वर्कर्स और खासतौर पे डॉक्टर्स जो इस समय बहुत ज्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं, जी। उनको ये बूस्टर के मिलने की संभावना अब काफी ज्यादा बढ़ गई है। डॉक्टर साहब, इसी से जुड़ा हुआ सवाल यह भी है कि जिस तरह से देश में मामले अब बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, इस बीच देश भर में अलग अलग इलाकों में हम ये भी देख रहे हैं कि स्वास्थ्य कर्मचारी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। मामले इसी तरह बढ़ते रहे, डॉक्टरों में संक्रमण इसी तरह फैलता रहा, तो क्या आपको लगता है कि स्थिति कहीं ना कहीं बेकाबू हो सकती है आने वाले समय में? हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जैसे मैंने आपको समझाया कि ये बूस्टर डोज शायद थोड़ी पहले हमें मुहैया करानी चाहिए। और हालांकि प्रधानमंत्री जी ने इसका ऐलान तो 2 हफ्ते पहले या ऑलमोस्ट 10 दिन पहले कर दिया था, पर मुहैया कराने का उन्होंने जो वक्त निर्धारित किया है वो भी थोड़ा डिलेड है। शायद वैक्सीनेशन को लेके या वैक्सीन स्टॉक को लेके ये चीज डिसाइड की गई होगी।
यह कहना मुश्किल है, पर हाँ ये चीज आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिस तरह से स्वास्थ्य कर्मचारी और स्वास्थ्य जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, अगर वो संक्रमित होते रहे तो ये हमारे ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि जो स्वास्थ्य कर्मचारी की संख्या अगर घटती है अस्पतालों में और भीड़ बढ़ जाती है तो उनको हैंडल करने में तकलीफ भी होती है और परेशानी भी होती है, और इसका डायरेक्ट इफेक्ट पूरे हेल्थ सिस्टम पे नजर आता है। बिल्कुल, कोरोना का खतरा बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। ऐसे में किसी भी संभावना से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सबसे जरूरी यही है कि कोरोना के नियमों का पालन किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमिताभ इस तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए। इसी के साथ रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।